हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। क्लैट पीजी 2024 की अगर बात करें तो 5 महीने से कुछ कम रह गए हैं और 4.5 महीने से कुछ ज़्यादा टाइम हमारे पास रह गया है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अब आता है वो ये है कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। क्या हम प्रिपेयर हैं क्लैट पीजी 24 को देने के लिए? क्या मेरी प्रिपरेशन इतनी कंप्लीट है कि मैं इस बार 24 का क्लैट पीजी क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पे ये जानना कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है, आप कितना तैयार कर चुके हो, आपको कितना तैयार अभी करना बाकी है, एंड स्ट्रैटेजी वाइज आप चल रहे हो कि नहीं। आज इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर अभी भी आप डाउट में हो कि आपकी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन आप खुद नहीं कर सकते हो तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं अचीवर्स बैच क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ 6:30 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड MSING10 एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड यू कैन एनरोल इट इजिली। फर्दर, हमारे पास 3 तरह के प्लान्स हैं। आप जो भी क्लैट पीजी एम कर रहे हैं, वेदर 24 वेदर 25, हमारे पास हर तरीके का प्लान है। आप अकॉर्डिंगली वो प्लान ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप चाहें तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं। EMI यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस टिल 15 जुलाई हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा ऑफर जो कि 20% ऑफ दे रहा है सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पर। यहाँ पर आप चाहे 18 मंथ्स का ले, चाहे 12 मंथ्स का ले, चाहे 6 मंथ्स का पैकेज सब्सक्रिप्शन ले, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज माय रेफरल कोड MSING10 और इसको आप जैसे ही इस रेफरल कोड को यूज करेंगे आपको 20% स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप एक बार जब हमारा प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब अगर आप पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि माइनर जो लॉज है वो मैं मेरे हिसाब से प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है, एंड यू ओनली वांट टू डू अ कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो हमारे पास वो कोर्स भी है, द कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर क्लैट पीजी बाय मी। यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कराऊंगी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। आपका एक लाइव और रिकॉर्डेड सेशन दोनों प्रोवाइड करा जाएगा एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इन क्लास डाउट सॉल्विंग यहाँ पर होगा। करना क्या है, सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत ईजी तरीका है। इस QR कोड को स्कैन करो और आप वहां जाकर सीधे एनरोल कर सकते हो। बस क्या करना है, MSING10 ये कोड यूज करना है क्योंकि अभी आपके पास ऑफर्ड प्राइजेस 15,999 है एंड देन आप जब ये कोड डालेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैट पीजी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अच्छा खासा पोर्शन आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं चलाती हूँ अनअकैडमी पे स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। ये होती है हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 PM पे। आप इन क्लासेस को QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन पिछले लेक्चर्स का देख सकते हैं एंड आप फर्दर लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हो गया टेलीग्राम चैनल हमारा। इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक, अब आज के टॉपिक पर आते हैं, थिंग्स यू शुड हैव डन बाय नाउ। ठीक है, एक हो गई अभी तक की जर्नी, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, और एक है आगे की जर्नी एंड देन देयर कम्स द एग्जाम। ठीक है, ये आपको एक समझ के चलना है स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो दैट आज की डेट में मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज कहाँ पर हूँ। ये आपको किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपको कहीं किसी लेवल पर नहीं मालूम है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, जस्ट टेक आउट द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, एंड उसको सॉल्व कर डालो। पिछले ही बार का जो आपका क्लैट PG 23 हुआ था उस बार का पेपर उठाइए एंड जस्ट अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लो। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है 2022 लगा लो, 2021 लगा लो। ठीक है, जब 3 साल के पेपर लगा लोगे डेफिनेटली आप ये तो एनालाइज कर लोगे कि व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड व्हाट आर माय वीक एरियाज। ठीक है, अब आपको अभी तक क्या कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर भी 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, एक वो हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दोज हु हैव कंप्लीट देयर सिलेबस। ठीक है,
सेकेंड वाली कैटेगरी जो है वो समवेयर कहीं मिडवे में है, वो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई है और उनको आइडिया है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई कब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी हियर कम्स नॉट येट स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि इनको तो लग रहा था मे बी पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या फिर मैं तो समय रहते थोड़े टाइम में कर लूंगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं कि इन तीन लोगों का अलग अलग चल रहा है। आपको मालूम है क्लैट पीजी में जितने भी लोग अपीयर होते हैं सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरीके से हर कोई चलेगा, अगर ऐसा होता तो हर कोई सिलेक्शन ले लेता, ठीक है, कोई पीछे क्यों रह जाता। यहाँ पर बात क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ तीन कैटेगरी के लोग हैं तो उनकी जिस हिसाब से प्रिपरेशन है आज की डेट तक, उनका जो भी परफॉर्मेंस लेवल है वो डेफिनेटली आगे की तैयारी पे फर्क डालेगा। ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके पास सफिशिएंट एम्पल ऑफ टाइम है फॉर द रिवीजन, उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं अभी उस बारे में भी बात करूंगी उनको फर्दर क्या करना चाहिए। जो लोग मिडवे में भी हैं उनके लिए भी क्या है कि वो समवट कहीं पर कुछ ना कुछ टैकल कर ही लेंगे, बट जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इन दो कैटेगरी के लोगों को मीट आउट कर पाना। आप बैट कंपटीशन में इन्हीं के साथ रहे हो। अगर इफ यू आर थिंकिंग समवेयर सिलेक्शन, अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी सिलेक्शन का कोई भी पॉइंट है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने सही टाइम रहते सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी शुरू नहीं करी। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल सा आपको फंडा बताऊंगी। आपको क्या करना है, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं समवेयर इन्होंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, इन्होंने बड़े आराम से प्रैक्टिस करे होंगे क्वेश्चंस, और मिडवे वाले भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब ये जो हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और ना ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, you guys what have to do, you have to follow the reverse technique। ठीक है, reverse technique of practicing questions। now what is this technique? ये टेक्निक आप सारे लोग फॉलो करोगे, ये तीनों कैटेगरी के लोग। ठीक है, क्यों? इसमें क्या हेल्प होगा? इसमें ये हेल्प है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो रैंडम अगर ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। मिड वे में जो लोग हैं, अब ऐसा ना हो कि कहीं अभी वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएं और समय समाप्त हो जाए। हाँ, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है आपके पास तो इतना समय है ही नहीं कि आप एक एक करके पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, बट आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी। रिवर्स टेक्निक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस की ये होती है कि आपको निकालना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आप जब पेपर के क्वेश्चंस अपने सामने रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको उससे ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब उस टॉपिक को जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आज मंडे, आज तो ट्यूसडे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो मंडे को जब आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया तो आपने जब देखा मैंने कितना स्कोर किया, उसके बाद जब पेपर एनालाइज करोगे तो एनालाइज करते वक्त पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपको लगा कि मैंने गलत जो क्वेश्चन किए हैं या जो सही भी किए हैं उसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन को एनालाइज करो, उनको समझो कि अगर ये आंसर था तो बाकी 3 आंसर क्यों नहीं थे। बाकी 3 ऑप्शन में जो भी दे रखा है उसके बारे में एक बार जरूर जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल एक में दिया है आर्टिकल 21, एक में दिया है आर्टिकल 20, एक में दिया है आर्टिकल 22 एंड एक में दिया है आर्टिकल 24। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर था आर्टिकल 21, तो आप जाके जरूर एक बार देखिए कि 20, 22 और 24 में क्या दिया है। उसी टाइम नहीं कह रही हूँ, when you are analyzing your paper at that time I am asking you to refer these articles also। ठीक है, इससे क्या होगा, देन एंड देयर आपने 4 तरह के आर्टिकल सीख लिए। अब आपका कहीं पर भी टकराएगा, हो सकता है आपको रिमाइंड ना हो पा रहा उस वक्त के आर्टिकल 22 में क्या था, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको ये तो करना ही करना है सही वाले में। गलत आपका जो क्वेश्चन हुआ है उसको तो थरली, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल था मान लीजिए 21 था, ठीक है, अब आप जब पेपर एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करने के बाद आपको ये टॉपिक जाके पढ़ने हैं। पहले आपने क्वेश्चन लगाया, अब आपको पढ़ने जाना है। अब आपको आर्टिकल 21 ओपन करना है बेयर एक्ट से। ठीक है, आपको बुक उठानी है, बुक में आपको एक रीडिंग करनी है आर्टिकल 21 के बारे में, वेरियस केस लॉस के बारे में, एंड देन अगर रिसेंट में कोई भी केस लॉ इस टॉपिक पर आया है तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है। देन एंड देयर आपको आर्टिकल 21 कंप्लीट करना है। अब आप कहो क्या मैम एक दिन में एक मॉक टेस्ट का पेपर एनालिसिस पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है। आप अगर पिछला वीडियो मेरा जाके देखोगे जिसमें मैंने बताया है कि 5 मंथ की स्ट्रैटेजी कैसे होगी, उसमें भी मैंने ये कहा है कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है,
2 मॉक टेस्ट इसलिए लगाइए क्योंकि अगर एक मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो उसको 2 दिन एनालाइज करने में लीजिए, आराम से उसको एनालाइज करिए। ये नहीं फटाफट समझ लिया ये गलत ये गलत ये गलत ये सही ये सही, ऐसे नहीं होगा, आपको याद ही नहीं रह जाएगा मैंने क्या गलत किया था मैंने क्या सही किया था। जितना आराम से एनालाइज करोगे ना, अगर 3 घंटे का पेपर देते हो तो 6 घंटे एनालाइज करना जरूरी है। यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर है तो मैं सच बताऊंगी कम से कम आपको 5 घंटे एनालाइज करना चाहिए, और अगर ये साथ में पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद क्या कर सकते हो, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। एक बार समझ लिया क्या क्या गलत है, कहाँ कहाँ गलती करी है, एंड देन उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। लेकिन वो 2 दिन के अंदर उस मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं उसके टॉपिक्स को जरूर कवर कर लो। ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, और आप क्या कर पाओगे, आपको ये भी पता है कि मेरे 120 में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, नेगेटिव में कितना जा रहा है, एंड कंप्लीटली अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। एक तो ये तरीका हो गया कि पूरा मॉक टेस्ट वाइज, या दूसरा आप कर सकते हो सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज मतलब ये कि मेरे पास जितने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैंने सबसे पहले उठा लिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है। अब मैंने सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लगा लिए, एंड देन मैंने उसका एनालिसिस किया, एंड देन मैंने उसके थ्रू मैंने जाके पढ़ा कर, ठीक है, पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया। इस तरीके से मेरा हो गया ये एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट। इससे क्या होगा कि हो सकता है मैं वो कैंडिडेट हूँ जो एक टाइम पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि एक पेपर में हमसे कम से कम 7 से 8 लॉज पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, या ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो इस केस में हर एक कैंडिडेट का सीन अलग है। कोई होगा जो एक टाइम पर मल्टीपल सेक्शंस पे फोकस कर सकता है तो वो तो मॉक टेस्ट वाइज करे, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगी। बट द वन हु कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल टाइम, वो सेक्शन वाइज जाए। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया एंड देन सेकेंड अब उठाया क्रिमिनल लॉ। लेकिन यहाँ पर प्लीज मेक श्योर कि आपका जो ऑर्डर हो वो असेंडिंग हो। असेंडिंग इन द सेंस ज्यादा से कम, या डिसेंडिंग उसको बोल लो, आपके ऊपर है आप कम से ज्यादा कैसे आंक रहे हो उसको। बट द थिंग इज कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस पेपर से आते हैं वो पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, सेकंड क्या किया, क्रिमिनल लॉ के सारे क्वेश्चन लगा लिए। अब क्रिमिनल लॉ में भी 3 सेक्शन ले लिया, एक ले लिया आईपीसी, एक ले लिया सीआरपीसी और एक ले लिया आईईए, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों हमने ले लिया, एंड देन हमने क्या किया, एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद अब हमने क्या किया, पढ़ लिया। और स्टडी करते टाइम हमने क्या किया, इन तीनों पेपर्स को लिंक करके पढ़ा। जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे तो उसी से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन हमको दिखा तो हमने उसी वक्त जाके एविडेंस पे पढ़ लिया, उसी से रिलेटेड सीआरपीसी में पढ़ लिया। तो देन एंड देयर इसको कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, ये हो गया सबके लिए। सबके लिए अब इन द सेंस कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया था ऑलरेडी, जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, उनको सिर्फ एनालिसिस करना है। अब आप क्या करिए, अब आप सिर्फ एनालिसिस धीरे धीरे करिए और एक बस एक क्विक रिवीजन पर जाइए। अगर आपने नोट्स बनाए थे तो अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे तो उस वक्त आप जाके वापस से उसका क्विक रिवीजन करोगे। अब आप ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप हफ्ते में चाहें तो आप 3 मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ जाएगा। ठीक, आपकी तैयारी क्योंकि हो चुकी है। मिडवे जो लोग हैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आपने अभी तक जितना पढ़ लिया, नॉट जस्ट फॉलो द रिवर्स टेक्निक। ठीक है, रिवर्स टेक्निक फॉलो करो, क्योंकि जो बचा हुआ सिलेबस है उसको इसके अकॉर्डिंग कवर करने का कोशिश करो। यहाँ पर बिल्कुल भी आप बेयर नहीं कर सकते हो कि आपका आधा सिलेबस रह जाए और फिर आप पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना जरूरी है। अगर मान लीजिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ कवर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपको फोकस नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन पे करना ही करना है, आपको क्रिमिनल लॉ पे फोकस करना ही है, आपको फैमिली पे करना ही है। ठीक है, आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पे करना है, आपको पीआईएल पे करना है, आपको जूरिस्प्रूडेंस पे करना है। ठीक है, ये हो गए वो सब्जेक्ट जिन पे आपको फोकस करना ही है हर हाल में, इनको तो कवर करो ही करो। इसीलिए मैंने कहा शायद आपने अगर मिडवे वाले भी जो हैं वो इतना तो कवर कर चुके होंगे, अब उनके पास जो रह रहे होंगे वो होंगे माइनर लॉज। अब माइनर में आपके पास एनवायरनमेंट आ गया, आईपीआर हो गया, टैक्स हो गया, लैंड लॉ है। तो इस पे क्या करो, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके हिसाब से प्रैक्टिस करो। ये नहीं है पता लगा आईपीआर लेके बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा एक एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, ऐसे नहीं है। आपको जज करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की बात करूं तो आई वुड रिकमेंड कि आप नेट का, यूजीसी नेट का पेपर जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आईपीआर और पीआईएल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पेपर है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो इसमें आपके
सबसे ज्यादा अब पिछले 2 बार से PIL और IPR ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इससे प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक। साथ ही साथ आपको जूरिस्प्रूडेंस भी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन तो आप यहाँ से बड़े आराम से कवर कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है। अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं लगाया है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं लगाए हैं, तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि 2020 से लेकर अभी तक के सारे पेपर तो लगाने ही लगाने हैं। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो 2020 के पीछे जाइए और वहाँ के पेपर लगाइए। देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जुडिशरी के कुछ पेपर्स निकाल लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। देन आपके पास टाइम बच रहा है तो आप UGC नेट के लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आप कवर करोगे क्योंकि आपका मोटिव होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। इट डजंट मैटर वेयर यू आर, ये फर्क नहीं पड़ता है आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ना, आप बीच में आज खड़े हो, ठीक है। अब कोई है जो ज्यादा कर चुका है, कोई है जो कम कर रहा है, ठीक। बट आपको क्या करना है, आपको एम सबका बराबर होना चाहिए कि आई हैव टू क्रैक क्लैट PG। अगर एम आपका एक है तो आप कोई भी टेक्निक यहाँ पे फॉलो अगर कर रहे हो ये वाली, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज कि आपको यू डोंट हैव टू निग्लेक्ट योर परफॉर्मेंस। आपको ये समझना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आपको ये अंधकार में नहीं रहना है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ठीक है कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहिए, बट द थिंग इज कि अगर आपको कहीं पर भी रियलाइज हो रहा है कि मैं यहाँ पर वीक हूँ, तो प्लीज अपने वीक पोर्शंस पे काम करिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग पे ही लगे हुए हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है स्ट्रॉन्ग छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि रोज एक थोड़ा बहुत उसको टाइम दिया, रिवाइज करते रहे, हमारे टच में रहा। बट वीक जो होता है, वीक पे हमको बहुत काम करना पड़ता है, तो वीक पर काम करना जरूरी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई पढ़ेगा, क्रिमिनल लॉ हर कोई पढ़ेगा, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हर कोई पढ़ेगा, लेकिन अगर आपने माइनर कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं सिलेक्शन के। अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो आप अगर 80 अराउंड स्कोर टारगेट करके चलोगे ना, तब जाके कहीं आपका नंबर 70s के भी आसपास आता है, ठीक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैक्सिमम टारगेट करना है। अगर 120 का ना है पेपर, तो हमको ये कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा हो तो 20 क्वेश्चन हमें ना आते हो, हमें 20 क्वेश्चन ना आते हो, बाकी हमें आता हो। तो उसके लिए माइनर पे भी तो फोकस करना पड़ेगा ना। अगर 100 सोच के चलोगे तब कहीं 90 करके आओगे, तब कहीं 70 से 80 के बीच में नंबर आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है ना, क्योंकि उसको तो भूलना नहीं है। तो ये अगर है तो आपको मालूम है कि 70 से 80 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि भाई हमारे पास 40 के अराउंड, 30 से 40 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, ठीक है, मान लो 35 आ रहा है, ठीक। अब आपको मालूम है कि हाफ 50% तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्कोर करना है। जो क्वेश्चंस हमारा मैक्सिमम टारगेट अगर है कि 80-90 तक लाना है तो, ठीक है। फिर बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ ही नहीं सकते हो। जिनके पास समय कम है, मेजर को ध्यान दो, मेजर तो करके जाना ही है। अगर आपने कॉन्स्टी कर लिया, आपने क्रिमिनल कर लिया, आपने टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट जूरिस PI कर लिया, तो डेफिनेटली आप 70 से 80 के बीच में कहीं पे लाइक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनका हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, व्हाट दे कैन डू इज कि भाई आप माइनर पे फोकस करो, आपको माइनर पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनर में भी इन्वायरमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के देते हैं अक्सर, ठीक है। आपको IPR जरूर पढ़ना है, आपको लैंड लॉज, लेबर लॉज आप चाहें तो इतना नहीं, लेकिन लेबर लॉज आप देख सकते हैं क्योंकि पूछा जा रहा है अब कई बार, ठीक है। जैसे TPA का खाली एक क्वेश्चन था, हम ये नहीं कह सकते कि हर साल TPA का पूछेंगे ही पूछेंगे। फैमिली लॉ थोड़ा सा लाइट ले सकते हो क्योंकि फैमिली लॉ में पिछली बार भी फैमिली कोर्ट्स पे पूछ लिया, ठीक। तो एज सच कोई मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा इन्होंने। सो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो। तो अभी तक आपको जो कर लेना था वो आपने जो कर लिया वो ठीक है, बट अभी जो मैंने डिस्कस किया आप उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि आपको तो क्रैक करना है इस बार का PG24, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम ये सोच के रो नहीं सकते अरे मुझे तो इतना कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं करा, अरे मेरा फ्रेंड देखो उसका तो पूरा सिलेबस तैयार हो गया। अगर आप ऐसे पैनिक करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर थिंग कि आप अभी तक कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आप कितना कर चुके हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आई होप दिस वॉज अ यूजफुल सेशन। ये बहुत कुछ डिटेल में इस पर बात करने के लिए नहीं था, इसीलिए बहुत शॉर्ट सा सेशन आपके लिए हमने बनाया, ठीक है। आगे भी और स्ट्रैटेजीज के साथ आते रहेंगे। बस गाइस एक ही चीज कहूंगी
कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। यू डोंट हैव द ऑल्टरनेट ऑप्शन। आपके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमा दी और मुझे सब कुछ याद हो गया और मैं जाके वहां पे वॉमिट कर दूंगा, मेरा सब सही हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पढ़ना तो पड़ेगा एंड जस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज आज से पढ़ने बैठ जाओ, प्लीज अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज वे में करो एंड देन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। बिल्कुल भी एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। और फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दो, जिससे कि और फोकस आप हो पाओ। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू। अगर अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब और फटाफट हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ो। थैंक यू सो मच।